बेवर्स, जिसे ना ही कोई ग्रैंड फिनाले मिला, ना ही ऑप्टिमस की स्टोरी को कंक्लूजन, और ना ही कोई फाइनल बैटल अगेंस्ट यूनिक्रॉन, और ना ही कोई एंडिंग उन क्लिफ हैंगर्स को जो कि ट्रांसफॉर्मर्स लास्ट नाइट ने सेटअप किए थे। बजाय इसके पैरामाउंट ने इस सारे आइडिया को स्क्रैप कर दिया और वो पीछे हट गया। कुछ जाना पहचाना लगता है। हाँ, एकदम स्नाइडरवर्स की डेथ के जैसे। बोथ यूनिवर्सेस अपना एक मैसिव फैन बेस रखते थे और बोथ के ह्यूज प्लान्स थे अपने फ्यूचर को लेके, मगर दोनों को अबैंडन कर दिया जाता है उनकी उन स्टोरीज को बगैर एंडिंग दिए। तो डेकेड्स तक माइकल बे की स्क्रैप ट्रांसफॉर्मर्स बॉक्स ऑफिस पर डोमिनेट करती रही हैं और 2007 से हॉलीवुड की मनी मेकिंग मशीन फ्रेंचाइज स्टार्ट हुई। बड़े एक्सप्लोजन्स, एपिक रोबोट फाइट्स, ऑप्टिमस की लेजेंडरी स्पीचेस। To save Earth, we must go to Cybertron and destroy Quintessa. और वो जाइंट बॉक्स ऑफिस नंबर्स। पहली 5 मूवीज ने कलेक्टिवली बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए वर्ल्ड वाइड। लेकिन फिर अचानक से ये सब कुछ रोक दिया जाता है और वो फ्रेंचाइज जो कभी अनस्टॉपेबल लग रही थी वो क्रैश कर जाती है और साल 2017 में जाके बेवर्स डेड हो जाती है। देखो, 2007 वो पहला टाइम था जब ट्रांसफॉर्मर्स पहली दफ़ा कल्चरली इतना बड़ा फिनोमिना बनी। उस वक्त की ऑडियंस अमेज्ड हो गई उन जाइंट सीजीआई रियलिस्टिक रोबोट्स को देखकर। ऑप्टिमस प्राइम आइकॉनिक बन गया और बम्बल भी सबका फेवरेट ऑटोबोट। ऑडियंस भी मूवी को पसंद कर रही थी। देन और मूवीज आई, रिवेंज ऑफ द फॉलन, डार्क ऑफ द मून, एज ऑफ एक्सटिंक्शन और द लास्ट नाइट। इसमें क्रेजी चीज़ ये थी कि क्रिटिक्स को इनमें से कुछ मूवीज़ नापसंद थी, लेकिन फैंस अपनी पसंद दिखा रहे थे। और आखिर क्रिटिक्स ऐसा क्यों करती है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। एक बार उसे ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कि क्रिटिक्स इतनी बेवकूफ़ क्यों है। डार्क ऑफ द मून और एज ऑफ एक्सटेंशन ने दोनों ने बिलियंस क्रॉस किए वर्ल्ड वाइड। पैरामाउंट को ट्रांसफॉर्मर्स अनस्टॉपेबल लगी, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स को लेकर पैरामाउंट के कुछ बड़े प्लान्स बन गए, मच बिगर देन दिस। उन्होंने एक एंटायर राइटर्स का रूम क्रिएट किया। प्लान सिमिलर था, बिल्कुल वैसा करना जैसा मार्वल उस टाइम कर रहा था। मल्टीपल स्पिन ऑफ्स, प्रीक्वल्स, सीक्वल्स, ओरिजिन स्टोरीज, मतलब अपने ही एक सेपरेट सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्टार्टअप देना। तभी एक ऐसी मूवी आई जिसने सब कुछ चेंज कर दिया, द लास्ट नाइट डिजास्टर। 2017 में लास्ट नाइट आती है। ये वो मूवी थी जिसका काम था फ्रेंचाइज के फ्यूचर को लॉन्च करना, लेकिन इसकी बजाय उसने वो सब कुछ उलझा दिया। फिल्म ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे ह्यूज आइडियाज, ट्रांसफॉर्मर्स का रोल पूरी ह्यूमन हिस्ट्री पर, साइबरट्रॉन अप्रोचिंग अर्थ, ऑप्टिमस प्राइम का नेमेसिस प्राइम में बदलना, और यूनिक्रॉन का हिडन होना इनसाइड अर्थ। और शायद इसलिए मूवी एंड होती है टू मैनी अनरिजॉल्व्ड क्लिफ हैंगर्स के साथ। क्विंटेसा सर्वाइवल कर गई, यूनिक्रॉन वाज अवेकनिंग, और अभी तक वो वार ख़त्म नहीं हुआ। ये सब कुछ ऑडियंस को ऐसे लगा जैसे एक शुरुआत हो रही है एक नए चैप्टर की, लेकिन इसको लेकर ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स था वो भी बिल्कुल ना के बराबर था। और बहुत सारे फैंस के पास कुछ अपने अपने एक्सक्यूजेस थे। सम के लिए फ्रेंचाइज फटीक बन गई थी, और सम के लिए स्टोरीज कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, और कुछ के लिए तो रिव्यूज़ ही सिर्फ नेगेटिव आ रहे थे। ऑडियंस ने ये अज्यूम कर लिया था कि ये वही काम कर रहे हैं जो कि डीसी और मार्वल कर रहा है, इसमें क्या ही नया हो सकता है। उन्होंने पहली ही मूवी से इसे बोरिंग का टैग लगा दिया, जिसकी वजह से पैरामाउंट को ये पहली बार रियलाइज़ हुआ कि उनके जो फ्यूचर प्लान्स थे ट्रांसफॉर्मर्स को लेकर वो बहुत ही रिस्की साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जो होता है वो तुम सभी को पता है। लेकिन शायद उस टाइम की ऑडियंस भी बेवकूफ़ थी, क्योंकि क्लिफ हैंगर्स रखे ही इसलिए जाते हैं ताकि वो अगली मूवी को सेटअप करे। इसीलिए मुझे लगता है कि इसके फ्लॉप होने का रीज़न यही था कि फ्रेंचाइज से लोग तंग आ गए थे। ट्रांसफॉर्मर्स का 6 पार्ट जो कि नेक्स्ट मूवी थी और वहीं से कंटिन्यू करती, वो जो यूनिक्रॉन को एक्सप्लेन करती, और बाकी उन सभी क्लिफ हैंगर्स को भी जो कि लास्ट नाइट की वजह से बने। लेकिन डायरेक्टर और फैंस की तरह स्टूडियोज़ ये नहीं देखते, उनको बस पैसा आता हुआ दिखता है या फिर डूबता हुआ। स्टूडियो खुद के ही प्लान्स पर डबल माइंडेड हो गए थे, इसलिए वो अपनी सारी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इसमें नुकसान ही दिख रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि स्टोरी फैंस के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें और सिर्फ फ़ैन फेवरेट कैरेक्टर उसी पर फोकस करें और स्टार्ट करें एक स्मॉलर मूवी से। तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मर 6 की बजाय बम्बल बी बना दी, और यहीं पर बेवर्स को कंक्लूजन मिला। ना ही उसे कंक्लूड किया गया और ना ही उसे कंप्लीट, बस स्क्रैप कर दिया गया। इसलिए आज भी ट्रांसफॉर्मर्स के फैंस बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, स्पेशली दिस मैन। इस वीडियो का सजेशन मुझे इस ब्रो ने दिया था, शुक्रिया ब्रो। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। 2018 में बम्बल बी को देखकर इमीडिएटली फैंस को कुछ स्ट्रेंज नोटिस हुआ। बम्बल बी का डिज़ाइन बिल्कुल ही डिफरेंट था और टोन भी बिल्कुल डिफरेंट थी। इवन के स्टोरी भी उनको डिफरेंट लगी। माइकल बे के वो जाइंट स्केल केओस से हटके मूवी बिल्कुल ही इमोशनल और करैक्टर फोकस थी।
क्रिटिक्स को मूवी डिसेंट लगी और फैंस को भी मूवी पसंद आई। तो ये देखकर पैरामाउंट के पास अब सिर्फ दो चॉइसेस बची थी, या वो स्ट्रगलिंग बेवर्स जो कि उनके लिहाज से स्ट्रगल पर था, जबकि सिर्फ एक ही मूवी जो स्टार्टअप देने वाली थी उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स को। उसी एक मूवी की परफॉर्मेंस को देखकर स्टूडियोज डर गए और उन्होंने सारा का सारा यूनिवर्स ही स्क्रैप कर दिया और बेवर्स की बजाय उन्होंने कंटिन्यू किया अपनी सेकंड ऑप्शन। उन्होंने बम्बल बी ही से एक सेपरेट टाइमलाइन बना दी और वो वहीं से अपना नया यूनिवर्स स्टार्टअप कर रहे थे। लेकिन उससे भी क्या होता है, चीज़ें और भी ज़्यादा उलझ जाती हैं। कुछ फैंस बम्बल बी को एक प्रीक्वल समझ रहे थे और कुछ उसे एक रिबूट। यहीं से फैंस ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि स्टूडियोज़ ने बेवर्स से यू टर्न मार लिया है, जस्ट लाइक स्नाइडरवर्स। और स्नाइडरवर्स के साथ भी यही हुआ कि बीवीएस को देखने के बाद ही स्टूडियोज़ ने टांग अड़ाई जस्टिस लीग में, और फिर स्टूडियोज़ ने अपने इंटरफेरेंस की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी वजह से सारे के सारे यूनिवर्स को ही ख़त्म कर दिया। लेकिन एक चीज़ में स्नाइडरवर्स बेवर्स से आगे चला गया कि स्नाइडरवर्स की जो ग्लोबल रीच थी वो बेवर्स से कहीं ज़्यादा थी। लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि शायद पैरामाउंट को ये समझ आ गया है कि माइकल बे के बिना उनका ट्रांसफॉर्मर्स का यूनिवर्स नहीं चल सकता। इसलिए माइकल बे की तो वापसी हो चुकी है। अब बस उम्मीद करते हैं कि कब डीसी को समझ आए कि डीसी को भी सिर्फ स्नाइडर ही हैंडल कर सकता है।